कुछ नहीं करना था, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन डालना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, बस दैट इज इट। सिंपल क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है, n1v1 प्लस n2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, सिंपल आइडिया, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है ये, सिंपल एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अगर मैं डायरेक्टली इसका pH निकालूंगा तो उसका pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा 8 तो गलत है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप r की वैल्यू को 1/12 भी ले सकते हैं अगर आपको आपके कैलकुलेशन को शॉर्टन करना है। इसका एक काउंटर पार्ट क्वेश्चन भी है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला तो क्या होगा। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। मेरा नाम है अमन और आज हम सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम के बेस्ट प्रॉब्लम्स। पर उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस सेशन के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है, इसको क्लिक करें, ये कम्प्लीटली फ्री है और आप इसको क्लिक करेंगे तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे आएंगे। आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे पूरा का पूरा पेपर खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पेपर ख़त्म करेंगे तो आपको इंस्टेंट आपका रिजल्ट और सोल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप पीयर स्टडिंग करते हैं यानी अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, इसको अटेम्प्ट करें और अपने प्रिपरेशन को दें एक अच्छा सा बूस्ट। सेशन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस ईयर में किस तरीके के कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। 2022 में इस चैप्टर से 26 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 14 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप हैं और 12 क्वेश्चंस सिंगल चॉइस टाइप है। तो इंटीजर चॉइस ज़्यादा है, इंटीजर टाइप की वेटेज ज़्यादा है। 2023 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24, जिसमें से 19 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, 19 और सिर्फ 5 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है। 2024 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21, 8 इंटीजर 13 सिंगल चॉइस। 2025 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27, 8 इंटीजर्स एंड 19 सिंगल चॉइस। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर के हिसाब से देखूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से अच्छे खासे नंबर ऑफ इंटीजर क्वेश्चंस आते हैं, यानी ऑलमोस्ट हर सेशन में एक क्वेश्चन तो होगा। अब वो इंटीजर से हो सकता है या वो सिंगल चॉइस से हो सकता है और अच्छे खासे चांसेस ये भी हैं कि जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप का हो। तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि ये दो चैप्टर से मिला हुआ है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन N2O4 goes to NO2, Kp is equal to 0.492 atmosphere at 300 Kelvin. Kc for the reaction at the same temperature is। ठीक है, ये एक सिंपल रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन है Kp is equal to Kc into RT to the power delta n। डेल्टा एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले डेल्टा एन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा एन यहाँ से ये 2 है, यहाँ पे 1 होगा तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं केसी कैलकुलेट करता हूँ तो केसी इज इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई आरटी टू द पावर 1। केपी मेरे पास है 0.492, आर की वैल्यू मेरे को दी गई है 0.0821 और टेम्परेचर मेरे पास 300 केल्विन है। यहाँ पे आप R की वैल्यू को 1/12 भी ले सकते हैं अगर आपको आपके कैलकुलेशन को शॉर्टन करना है, क्योंकि 300 इंटू 1/12 बेसिकली 25 आ जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जब आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 2 इंटू 10⁻²। सो 10⁻² के टर्म्स में अगर सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर देना है तो न्यूमेरिकल आंसर हो जाएगा इसका 2। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वैल्यू पुट करो, बस वो 1/12 वाला एक शॉर्टकट याद रख लेना कि R कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1/12, उससे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस कम हो जाती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। A goes to B plus C/2, the correct relationship between Kp, alpha and equilibrium pressure is, okay,
नो, जब ये इक्विलिब्रियम प्रेशर या अल्फा वाली चीज आती है ना, तब हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर की तरफ हिंट कर रहा होता है। पार्शियल प्रेशर के लिए आपको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो आप मोल्स के थ्रू रिएक्शन को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। सो A गोज टू B प्लस हाफ C, ठीक है। इसको कर दिया इनिशियली 1 0 0, जब इक्विलिब्रियम शुरू भी नहीं हुआ था। ये हो गया 1 माइनस अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा बाई 2। अब अगर मैं यहाँ पे समेशन करता हूं तो समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, विच इज नथिंग बट 2 प्लस अल्फा बाई 2। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अगर मैं केपी का एक्सप्रेशन यहां से लिखता हूं तो केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी इंटू पी भी करना पड़ेगा, इंटू पी इसलिए क्योंकि पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई करते हैं। सो अल्फा बाई 2 इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 होल टू द पावर हाफ। इसको यहां से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये √2 और √2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसका जब आप इसको ओवरऑल इवैल्यूएट करोगे तो सम अल्फा टू द पावर 3/2 आ जाएगा, p टू द पावर 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा टू द पावर 1/2 इंटू 1 माइनस अल्फा। यहां से एक ही ऐसा एक्सप्रेशन है जो केपी को कैलकुलेट करता है इस तरीके से, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो यहां पे भी आपने देखा कि सिंपल, अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना जानते हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर सकते हो। ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये सिंपल एक्सप्रेशन डिराइव करना है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन द फॉलोइंग सिस्टम PCl5 goes to PCl3 plus Cl2 equilibrium. Upon addition of xenon gas at constant temperature and pressure, the concentration of, इसमें से क्या होगा? ली शैटिलियर्स प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ये, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो होता क्या है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे? जब भी आप इनर्ट गैस इंसर्ट करते हैं, जब भी आप इनर्ट गैस एक इक्विलिब्रियम में इंसर्ट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड इंटरनल प्रेशर घट जाता है। याद रखिएगा, इंटरनल प्रेशर घट जाता है, राइट? क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया ना, आपने गैस बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। एक तरह से कह सकते हैं पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है, और इंटरनल प्रेशर कम हो गया। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इंटरनल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली इंटरनल प्रेशर कैसे बढ़ा सकता है वो? इंटरनल प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो अगर यहां पे आप रिएक्टेंट में देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एक ही है, एंड प्रोडक्ट में देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 2 है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 दोनों बढ़ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 या मोल्स ऑफ PCl3 एंड Cl2 दे बोथ इंक्रीज, ठीक है। ये इनर्ट गैस का है। इसका एक काउंटर पार्ट क्वेश्चन भी है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला तो क्या होगा? तो इनर्ट गैस को अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज, ठीक है। दूसरी चीज, डेल्टा एन कैलकुलेट करना जरूरी है। जैसे ये पता होना जरूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ ज्यादा है, और ये भी पता होना जरूरी है कि हम सिर्फ गैस के मोल्स लेंगे, हम ना सॉलिड के मोल्स लेंगे ना हम लिक्विड के मोल्स लेंगे, हम गैस के मोल्स लेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं, तो हम सिर्फ गैसेस को ही थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देंगे। थोड़ा सा ज्यादा क्या मतलब, बिल्कुल वैल्यू देंगे इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे आइए, वहां पे आप कोई भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। बीच में अगर एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो, अपने बीच के डाउट्स क्लियर करके वापस वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। A catalyst cannot alter the equilibrium constant of the reaction, temperature remaining constant. बात सही है। जब भी इक्विलिब्रियम में हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट को कभी चेंज नहीं करता है, यानी इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन के स्टार्टिंग में बनना है तो स्टार्टिंग में बनेगा, अगर रिएक्शन के एंड में बनना है तो एंड में बनेगा। कैटलिस्ट कभी भी उस पॉइंट को ऑल्टर नहीं करता। कैटलिस्ट क्या करता है, जहां पे भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना है बस वहां पे जल्दी पहुंचा देगा, स्पीड अप कर देगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्पीड अप कर देगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। सो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अ होमोजीनियस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो गया तो कैसी चेंज हो जाएगी?
और अगर मान लीजिए केसी नहीं भी चेंज होती है, एक्चुअली केसी नहीं चेंज होगी, सॉरी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टेक्निकली डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर वो पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट अपना वही काम करेगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश करवाएगा जो पहले वाले स्टेटमेंट में था। तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सॉरी, और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। सो द आंसर इज डी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट वन। In a 1 liter flask, 6 moles of A undergoes the reaction. This is the reaction. The progress of the product formation at two temperatures T1 and T2 is given. Obviously equilibrium ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का ही ग्राफ है ये। तो T2 पे 2 मोल्स है, T1 पे 4 मोल्स है, ठीक है। If T1 is equal to 2 times of T2 and delta G2 minus delta G1 is equal to RT2 ln x, then the value of x is, यानी इसका आइडिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन से आएगा, ठीक है। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास है कि हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी के पी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 T1 पे मेरा प्रोडक्ट 4 मोल्स है, तो यानी जो रिएक्टेंट है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया, ये हो गया 2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी जो हो गया, ये हो गया 4, सही है। और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा मेरा 4 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी हो जाएगा मेरा 2, ये भी ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में डालूं तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, ये हो जाएगा 4/2, और डेल्टा G2 इज इक्वल टू, इसको T1 कर देते हैं, माइनस आर T2 ln, ये हो जाएगा 2/4, तो ये बेसिकली हाफ हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करूं तो ये तो ln 2 हो जाएगा, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करूं तो 2 1/2 का सीधा माइनस ln 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा G2 को मैं माइनस आर टी, सॉरी प्लस आर टी ln, ठीक है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे बोलना है डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 करना है, तो डेल्टा G2 हो जाएगा आर टी एल एन 2 माइनस आर टी एल एन 2, ये हो जाएगा बस T2 और ये हो जाएगा T1। अब यहाँ पे मुझे एक और रिलेशनशिप दी गई है कि T1 इज इक्वल टू T2, 2 टाइम्स ऑफ T2, तो T1 को अगर T2 में चेंज करूँ तो आर T2 एल एन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर T2 एल एन 2, तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस आर T2 ln 2, राइट। तो अगर मैं एक्सप्रेशन कंपेयर करता हूं, यहाँ पे एक नेगेटिव का छोटा सा वो इश्यू हो सकता है, क्योंकि डेल्टा G2 मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बेसिक एक्सप्रेशन कंपेयर करूँ तो बेसिक एक्सप्रेशन कंपेयर करने में ln x इज इक्वल टू ln 2, सो यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव मिसिंग है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ से लिख सकता हूँ, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना था, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन डालना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, बस दैट इज इट। मूविंग अहेड, 600 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the solution is. तो इस क्वेश्चन में pH के लिए तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, सही है। तो N1 हो गया मेरे पास 0.01 और इसको अभी 600 ही रखते हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 ml भी होगा तो अल्टीमेटली ml कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.01 इंटू 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000, सही है। तो ये आ गया, ये बेसिकली 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, सो 14 डिवाइडेड बाई 1000 या बेसिकली 14 इंटू 10⁻³
जब आप लॉग वॉग सीधा कैलकुलेट करेंगे, इसका पीएच कैलकुलेट करने के लिए 3 माइनस लॉग ऑफ 14 हो जाएगा। सो 3 माइनस लॉग ऑफ 14 जब आप कैलकुलेट करेंगे एंड जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -2 के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा 186। तो 1.86 कहीं पे आना चाहिए, तो 186 इसका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड टर्म्स में। तो आप देख रहे हैं ये भी सिंपल था, N1 V1 और ये PYQ है, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सिंपल आइडिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, पर लॉग के कैलकुलेशंस तो आई थिंक आप इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते करते लॉग वाली चीज़ें तो आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, हमारे पास ये है और हमें यहाँ पे कॉलम्स में मैच करना है। देखते हैं, पहले P को देखते हैं। तो P हमारा KB ऑफ x माइनस वेयर K ऑफ HX इज 10 टू द पावर 6। तो ये मुझे पता है कि K इंटू KB इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14। सही है। सो KB इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 सॉरी डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6, यानी आ जाएगा 10 टू द पावर -8। अगर ये 10 टू द पावर -8 है तो P के भी सीधा हो जाएगा 8, यानी P का आंसर हो जाएगा 2। P का 2 है। Q में pH ऑफ कैलकुलेट करना है मुझे 10 टू द पावर -8 HCl का। 10 टू द पावर -8 HCl की स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें हम वाटर का आयनाइजेशन भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक हेवीली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। अगर मैं डायरेक्टली इसका पीएच निकालूंगा तो इसका पीएच क्या आ जाएगा? पीएच आ जाएगा 8 तो गलत है। एसिड का पीएच 7 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? इसीलिए हम इसको हेवीली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मानते हैं और यहाँ पे हम वाटर का आयनाइजेशन भी कंसिडर करते हैं। और वाटर की आयनाइजेशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे क्वेश्चन का आंसर 6.9 के आसपास आता है, द क्लोजेस्ट टू 6.9, क्योंकि ऑलमोस्ट डाइल्यूटेड है ये। ठीक है, तो पीएच ऑलमोस्ट 7 पहुंचने वाला होगा। तो बिना कैलकुलेट किए हम इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि इसका सही में कहीं पे क्लोजर आंसर 6.9 के आसपास होना चाहिए। ये भी हो गया। अब देखते हैं R में pH ऑफ 10 टू द पावर -2 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन टेक्स K ऑफ एसिटिक एसिड एज दिस। तो मुझे इसका pH कैलकुलेट करना है। pH जब मैं कैलकुलेट करूंगा इसका, तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैलकुलेट करते हुए मुझे सीधा सीधा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू सी। अब K इंटू सी करता हूँ तो Ka है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 7 हो जाएगा। तो मैं इसको 8 कर सकता हूँ कि 16 इंटू 10 टू द पावर 8 कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -8 और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4। तो इसका सीधा सीधा pH हो जाएगा 4 - 2 log 2, यानी 4 - 0.6, यानी इसका 3.4 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 3.4 हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें लास्ट वाला सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको लास्ट वाला सॉल्व करना भी है तो ये बेसिकली हो जाएगा pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स। तो 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय होल ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, वॉल्यूम ट्वाइस हो गई। तो वहाँ से आप 10.7 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं मैच करना शुरू करूँ कि P का 2 है, Q का 1 है, R का 4 है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x into 10 to the power -5. When 25 ml of 0.2 molar CH3CONA solution is mixed with 25 ml of 0.02 molar CH3COH solution, the pH of the resultant solution is found to be 5. The value of x is. आपके पास सॉल्ट भी है, आपके पास एसिड भी है। ये कौन सा केस हो जाता है? ये बफर का केस हो जाता है। तो ये सीधा सीधा बफर का केस हो जाएगा। बफर के केस में हम pH कैसे कैलकुलेट करते हैं? बफर के केस में हम pH कैलकुलेट करते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो मेरे को क्या जानना है? पहले मुझे जानना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा।
तो सॉल्ट हो जाएगा बेसिकली 25 इंटू 0.2। अब मैं मोल्स के थ्रू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा बेटर सोल्यूशन हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सो 25 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 5 मिलीमोल्स। याद रखना चूंकि रेशियो है, आप ये सोच रहे होंगे कि टोटल वॉल्यूम तो 50 ml हो जाएगा, लेकिन चूंकि रेशियो है तो 50 ml तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एंड उसके बाद ये एसिड का हो जाएगा 25 इंटू 0.02 यानी 0.5 मिलीमोल्स। अब बफर का मेरा pH कितना है, बफर का मेरा pH है 5। सो 5 इज इक्वल टू, इसको मैं फिलहाल pK को x लिख लेता हूं, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0.5, तो ये log 10 हो गया। तो ये 5 इज इक्वल टू x प्लस लॉग 10 विच इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 4। तो अगर x इज इक्वल टू 4 है तो मैं k लिख सकता हूं 10 टू द पावर -4, और इसको 10 टू द पावर -5 कन्वर्ट करने में मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 टू द पावर -5। सो आपको यहां से ऑटोमेटिकली सिंपली आसानी तरीके से आपको वैल्यू मिल गई है, एंड द वैल्यू इज बेसिकली 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10। सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नेक्स्ट, द pH ऑफ एन aqua solution containing 1 molar benzoic acid and 1 molar sodium benzenoate is 4.5. The value of benzoic acid solution in 300 ml of this buffer solution is। केस फिर से बफर का है, ठीक है, पर इस बार मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मेरे को V1 प्लस V2 पता है, ठीक है। तो अगेन चूंकि ये एसिड ही है तो हम सीधा वही लिखेंगे, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉल्ट के वॉल्यूम को V1 कर लेते हैं और एसिड के वॉल्यूम को V2 कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखूंगा तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1। V2 एसिड का था ऊपर चला गया, V1 सॉल्ट का था नीचे आ गया, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, मुझे दिया गया pH 4.5, मुझे दिया गया pK 4.2 प्लस लॉग ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। ये इधर आता है, ये आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ V2 बाई V1। ये आ जाएगा 10 टू द पावर 0.3 इज इक्वल टू V2 बाई V1। 10 टू द पावर 0.3 बेसिकली 2 आ जाता है, इसकी वैल्यू 2 आ जाती है क्योंकि log 2 0.3 होता है, तो ये आ जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1, और दूसरा इक्वेशन है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 300। V2 को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो V2 को रिप्लेस किया तो 3 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू 300 आया, यानी V1 इज इक्वल टू 100 आया। V1 किसका वॉल्यूम था, V1 सॉल्ट का वॉल्यूम था। मुझे पूछ किसका रखा है, बेंजोइक एसिड का, यानी एसिड का पूछ रखा है, तो V2 हो जाएगा 300 माइनस 100, यानी ये सीधा सीधा आ गया 200, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। सिंपल आइडिया था। बफर के क्वेश्चंस में अनलेस एंड अनटिल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट घुसाई हुई हो, क्वेश्चंस आसान रहते हैं। आपको सिर्फ ये पता करना है कि सॉल्ट क्या था, एसिड क्या था, और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसके साथ साथ और दे दूं अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करने चाहिए, तो हमारी एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे एक AI ड्रिवन फीचर है विच इज़ कॉल्ड पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मोस्टली सेम रहता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया पर आपको लग रहा है कि यार आप सेटिस्फाइड नहीं है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पे ये फीचर है कि पावर क्वेश्चंस के थ्रू आप सेम कॉन्सेप्ट का डिफरेंट क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, और आप एक से ज़्यादा बार सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को या सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को इनफैक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अब आपने 2 ऐसे क्वेश्चन कर लिए या 3 ऐसे क्वेश्चन कर लिए, आपको पूरा याद रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो ये पावर क्वेश्चन का फीचर हमारी लर्निंग ऐप पे है। अगर आप हमारी लर्निंग ऐप पे लॉगिन करेंगे
तो आप इस पावर क्वेश्चन के फीचर का फायदा उठा सकते हैं। इसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट जटिल होता जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A liter of buffer solution containing 0.1 mole of each NH3 and NH4Cl on the addition of 0.02 moles of HCl by dissolving gaseous HCl, the pH of the solution is found to be x into 10 to the power -3। बफर है, पर बफर को हल्का सा छेड़खानी की गई है, बफर के साथ HCl ऐड किया गया है। देखते हैं क्या होता है। तो हम अगर इसका सोल्यूशन शुरू करें तो सबसे पहले मुझे देखना है कि NH4Cl और NH3 कितना है। तो NH3 विच इज़ बेसिकली द बेस, हम इसको बेस मानेंगे। ये बेस है तो ये मेरे पास 0.1 है, और NH4Cl जो है वो हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट भी 0.1 है। ओके, अब जब मैं इसमें HCl ऐड करूंगा तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना HCl ऐड करूंगा उतना ही NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने आफ्टर एडिंग HCl NH3 हो जाएगा 0.1 माइनस 0.02, दैट इज 0.08, घट जाएगा ना, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। एंड NH4Cl हो जाएगा 0.1 प्लस 0.02, दैट इज 0.12। ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया सॉल्ट और बेस के। ठीक है, अब मुझे इस केस में pH निकालना है। pK भी मेरे पास है, बाकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, तो हम सीधा लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। तो यहाँ पे POH मुझे कैलकुलेट करना, POH कैलकुलेट करना तभी pH कैलकुलेट होगा। तो POH इज इक्वल टू PKB हो गया 4.745 प्लस लॉग ऑफ, मेरे पास सॉल्ट है 0.12 और मेरे पास जो बेस है वो 0.08। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 12/8 यानी 3/2 आ जाएगा। ये सीधा सीधा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप PH कैलकुलेट कर सकते, POH कैलकुलेट कर सकते हैं। PH कैलकुलेट करने के लिए POH को सिंपल करें, 14 माइनस POH इज बेसिकली PH, 14 माइनस PH इज POH। सो यहाँ से 4.745 प्लस लॉग ऑफ 0 नहीं ना, 4 3 12 हो जाएगा ना ये, तो ये सीधा 3 आ गया, ये यहाँ पे 2 आ गया। log 3 log t की वैल्यू दी गई है, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका pH समवेयर ऑब्वियसली 5 से इसका pH चूंकि मैंने ऐड किया था, ओके, तो ऐड करने के बाद इसका pH आ जाता है 9.0789। ओके, 14 माइनस, देखिए 14 माइनस मैंने किया 4.9221 जो उसकी फाइनल वैल्यू थी कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे आ गया 9.0789। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे 10 टू द पावर 3 के टर्म्स में करना है, तो 10 टू द पावर 3 के टर्म्स में अगर करूंगा तो 9079 मेरा वैल्यू आ जाता है। सो द pH फॉर द सोल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ HCl इज 9 point something which comes out as 9079। बफर का क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना था कि सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करेगा। आप अगर ये ध्यान दे लिया, बाकी छोटा मोटा कैलकुलेशन है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको सॉल्व करने में। कंडीशंस अप्लाइड की, आप ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो चेंज हुए हैं आप इसको सही तरीके से कैलकुलेट करके चलते हैं। न्यूमेरिकल टॉपिक है तो सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे ताकि सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आसानी से स्कोर हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ AB2 and XY are mixed, which of the combinations will give a precipitate of XY2? Sorry, AY2 at 300 Kelvin. AY2 precipitate करेगा, ठीक है। This is ionic product versus KSP. तो ionic product versus KSP का लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है। हम सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि KSP इसका लिखूंगा कैसे मैं। तो इसका KSP लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y टू द पावर 2। और कॉन्सेंट्रेशन मुझे हाफ करना पड़ेगा जो भी वैल्यूज दी गई हैं, क्योंकि वॉल्यूम डबल है। तो वॉल्यूम डबल है यानी ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाने चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, 3.6 का हाफ हो जाएगा 1.8, सो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 यहाँ पे आ गया, इंटू 10 टू द पावर -3 को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -4 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर तो आएगा, तो ये हो गया 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -11। 10 टू द पावर -11 के केस में ये तो हो नहीं सकता, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP। यहाँ पे लिख सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP। आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP में कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2, तो ये आ जाएगा सीधा 10 टू द पावर -4, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 4 10, तो ये भी हो गया 10 टू द पावर -10। 10 टू द पावर -10 के केस में सिचुएशन सेम हो गई, IP इज लेस देन KSP, नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले का हो गया ये 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -6। यहां पे IP ग्रेटर देन KSP हो जा रही है, क्योंकि ये 10 टू द पावर -6 आ जा रहा है IP, 10 टू द पावर -6 IP आ जा रहा है। सो C के केस में प्रेसिपिटेट हो सकता है, पर एक बार थोड़ा सा चेक करने के लिए फोर्थ वाला भी देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर। तो ये भी 10 टू द पावर -10 के केस में ही आ रहा है, 3 to 6 एंड 4 10 के केस में ही आ रहा है, तो यहां पे भी आ रहा है IP लेस देन KSP। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें IP इज ग्रेटर देन KSP, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर C। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर C के केस में जब आप इसके इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना बस याद रखना। मतलब इस क्वेश्चन में तो इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपने डिवाइड करना भूल भी गए, 10 टू द पावर के हिसाब से आंसर निकल जा रहा है यार, बहुत आराम से 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर 11 आ जा रहा है, यहाँ पे 10 आ जा रहा है, यहाँ पे 10 आ जा रहा है, तो 10 टू द पावर के हिसाब से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि जब ये आयनिक प्रोडक्ट और KSP का आता है ना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन में डायरेक्टली ना घुस के कि मतलब पूरा कैलकुलेट करेंगे, वो ना करके थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके एनालाइज करें ऑप्शंस कैसे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस ऐसे हों 10 टू द पावर करके ही आप आराम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और सही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट लगने थे, पर अब क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं 10 टू द पावर को एनालाइज करके। तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Solubility of AgCN in buffer of pH 3 is, ये एक डिफिकल्ट चीज़ है। बफर ऑफ pH 3, हमको बफर दिया गया, उसमें solubility खोजनी है। ये इसका इक्विलिब्रियम पहले समझते हैं, थोड़ा इक्विलिब्रियम समझने में ध्यान देना चाहिए इस केस में। तो हो क्या रहा है, रिएक्शन हम कैसे करेंगे कि ये मेरा HCN है, HCN मेरा डिसोसिएट किया, ये H प्लस प्लस CN माइनस हुआ, और CN माइनस फिर Ag प्लस के साथ मिलके यहाँ पे AgCN सॉल्ट बनाएगा, ये है, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि Ag प्लस की जो सॉल्युबिलिटी है वो S है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस इक्विलिब्रियम में फंसा हुआ है, तो अगर Ag प्लस पूरा का पूरा CN लेके प्रेसिपिटेट करना चाहता है, यानी पूरा का पूरा CN कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां से प्रेसिपिटेट करेगा, तो ऑब्वियसली यहां से भी CN इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर ये इस इक्विलिब्रियम को पूरी तरीके से फॉरवर्ड जाना है, तो इस इक्विलिब्रियम को भी पूरी तरीके से फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। यानी द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ साइनाइड, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो साइनाइड की होगी, वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां से आनी चाहिए, तो यानी ये भी S हो जाएगा। तो ये S है और ये S है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा दूसरा वाला, तो ये भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि CN की माइनस की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। यानी बेसिकली ये सिल्वर कितना CN प्रेसिपिटेट कर सकता है, जितना यहां पे CN है उतना प्रेसिपिटेट कर सकता है ये, क्योंकि ये आगे जाएगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों इक्विलिब्रियम फंसे हुए हैं आपस में, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पे साइनाइड जो है वो X है, तो X मोल्स ऑफ साइनाइड जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम में अभी हो चुका है, और ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है।
तो यहां पे ये प्रेसिपिटेट भी हो रहा है, यहां पे डिसोसिएशन भी हो रहा है और x अमाउंट ऑफ साइनाइड जो है वो प्रेसिपिटेट कर चुका है इसके साथ, ठीक है। तो यहां पे ये कितना बचा, ये S माइनस एक्स बचा। अगर x अमाउंट ऑफ CN प्रेसिपिटेट कर गया है तो यहां पे S माइनस एक्स ही तो बचा और ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, K लिखूंगा। K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। मैं ये बताता हूं ये मैं क्यों लिख रहा हूं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब आप KSP कैलकुलेट करोगे तो KSP हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस। जस्ट सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस, सही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस x है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड x है। इस इक्वेशन में आपके पास खुद दो वेरिएबल हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो मुझे साइनाइड को s के टर्म्स में कैलकुलेट करना जरूरी है। एक वेरिएबल होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो काम मैं यहां से करूंगा, देखते हैं कैसे। मेरे पास K भी है, मेरे पास KSP भी है। सो KSP इज इक्वल, सॉरी KSP नहीं, या तो K होगा, यहां पे आ जाएगा K इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 into x डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स, सही है। s माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 into x डिवाइडेड बाई k, और s इज इक्वल टू x अगर यहां पे कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई k। s की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चाहे मैं x रिप्लेस करूं चाहे मैं s रिप्लेस करूं, वहां पे मैं कुछ भी रिप्लेस कर सकता हूं। आप चलो, जब अगर s ही रिप्लेस करता हूं तो यहां पे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई के ए इंटू एक्स। सो ये बेसिकली होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई के ए इज इक्वल टू के एस पी। क्या मेरे पास के एस पी की वैल्यू है? क्या मेरे पास के ए की वैल्यू है? आप दोनों वैल्यू इसमें पुट कीजिए, कैलकुलेशन करिए, दैट इज इट। सो जब मैं ओवरऑल वैल्यू पुट करता हूं तो ये 1 प्लस 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 6.6 into 10 to the power minus 10 जो आता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1.51515, ठीक है, रिकरिंग है। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू मैं KSP यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं 2.2 into 10 to the power minus 6 into 1 प्लस जो भी मल्टीप्लाई करना है मुझे 1.51, ठीक है। वहां से मेरे को आ जाएगा वैल्यू 3.3333 into 10 to the power minus 10। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे सॉलिबिलिटी मिल जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट करके सॉलिबिलिटी मिलती है मुझे 1.83 into 10 to the power minus 5। सो 1.83 को हम क्लोजेस्ट टर्म्स में अगर लिखना है तो मैं 1.9 लिख सकता हूं ऑप्शन के हिसाब से, जो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो अगर आप ऑप्शन अवेलेबिलिटी देखेंगे तो ऑप्शन अवेलेबिलिटी 1.83 के क्लोजेस्ट इज 1.9, सो द आंसर बिकम्स 1.9। मैं समझ रहा हूं कि अगर आप इसका कैलकुलेशन देखें तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यस। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को जब आपने सारा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कंप्लीट कर लिया है, आपको कॉन्सेप्ट पता है पर आपको पता है कि इसमें टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ द सेशन में अटेम्प्ट करें। जो भी आपका सेशन है, शिफ्ट है, उसमें लेटर पार्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि उस टाइम आप रिलैक्स रहोगे, तो रिलैक्सेशन में कैलकुलेशन भी आप ठीक से करोगे। अगर आप शुरू में लंबा कैलकुलेशन करने लगे तो आप थोड़े से हड़बड़ी में आ जाओगे कि यार मेरा टाइम जा रहा है, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर टाइमिंग होगी, उस टाइम पे करिएगा, बहुत आसानी से जवाब आ जाएगा, ठीक है। एंड एक छोटी सी चीज़, इस इक्विलिब्रियम को लिखना सीखिएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम आपको लिखना आता है, अगर आपने ये s माइनस एक्स एस और x और s कंप्यूट कर लिया, आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद वो कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन की जो मेहनत है, सिरदर्दी आपने इसी लाइन में खत्म कर दी, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा ध्यान से, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में जो पीएच होता है वो अबव 7 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है उसका, जो भी टाइट्रेंट है, तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो 7 यहां पे है, तो 7 के ऊपर नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है। तो मुझे इंडिकेटर भी ऐसा चाहिए जिसका कलर 7 से ऊपर चेंज हो रहा हो, सही बात है।
तो मेरा इंडिकेटर फिनोप्थलीन अगर आप देखोगे, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम 3.1 4.4, मिथाइल रेड 4.2 6.3, ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6 7.6। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा है जिसमें इंडिकेटर का जो रेंज है वो बेसिक मीडियम में 8.2 to 10। तो ऑब्वियसली इस केस में जो करेक्ट इंडिकेटर यूज्ड होगा वो करेक्ट इंडिकेटर फिनोप्थलीन होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 7 से ऊपर है तो फिनोप्थलीन ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएगा, बाकी तीनों के तीनों न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस नॉर्मली जब ऐसा टाइट्रेशन होता है कि एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम फिनोप्थलीन यूज़ करते हैं। उल्टे के केस में नॉर्मली मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है कि अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो नॉर्मली हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। होपफुली आपको सेशन में मज़ा आया होगा, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिले होंगे, आपको कुछ नए तरीके मिले होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये तरीके पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एक बार फिर से याद दिला दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में ओपन टेस्ट का लिंक है, इट्स कंप्लीटली फ्री। प्लीज़ अटेम्प्ट द ओपन टेस्ट ऑन आवर एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।